किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को करने के लिए आपके पास GSTN होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, एक एड्रेस होना चाहिए, और भी कुछ चीज की जरूरत है। जी हाँ, सेलर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस भी खोजते हैं कि ऑनलाइन ज्वाइन करने से पहले कुछ एक्सपीरियंस उनको मिल जाए ताकि वो अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए तैयारी कर सके। सो ब्रेव सेलर सीरीज वही इनिशिएशन है जहां पे हम सेलर्स का पेन पॉइंट, उनका लॉन्चिंग एक्सपीरियंस, उनका ई कॉमर्स एक्सपीरियंस, उनका सेलिंग एक्सपीरियंस, हम सारा चीज कैलकुलेट करते हैं, सारा चीज उनसे पूछते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं। सो मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। आज के हम ब्रेव सेलर सीरीज में हम रजत जी से बात करेंगे और उनका ऑनलाइन एक्सपीरियंस उनसे लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। एक और हम ब्रेव सेलर सीरीज के साथ आए हैं जहां पे हम रजत जी से बात करेंगे, जिनका स्टोर नेम राधे इंटरप्राइजेज है। और इनसे मुलाकात करके इनसे इनका ऑनलाइन जर्नी जानने की कोशिश करेंगे, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये जब ज्वाइन किए तो इनको क्या चैलेंजेस फेस हुए, इनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या थे, बिजनेस जब चालू हुआ, ऑर्डर चालू हुए तब इनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या है, और करेंटली अपने को इनका डिवोशन है ऑनलाइन के प्रति कितना देख रहे हैं, फ्यूचर में कैसा देखते हैं अपना ऑनलाइन बिजनेस, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो रजत सर, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, एंड बिग फैक्शन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमसे दो बातें करने के लिए आपने टाइम दिया। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। Thank you for inviting me. Thank you. थैंक यू, वेलकम सर, इट्स ऑलवेज एन ऑनर। सो सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि सर आपने ऑनलाइन जर्नी कब स्टार्ट किया एंड क्या क्या फैक्टर्स से आप इन्फ्लुएंस हुए जो आपने डिसाइड किया कि लेट्स डू एन ऑनलाइन बिजनेस? तो सर ऑनलाइन जर्नी मेरा जो स्टार्ट हुआ वो मैंने अक्टूबर 2020 में स्टार्ट किया। बिफोर दैट आई वाज वर्किंग इन अ बैंक, में बैंक में था। अराउंड 10 साल मैंने बैंक में काम किया। उसके बाद मैंने अपना ये ऑनलाइन जर्नी 2020 में स्टार्ट किया, कोरोना काल में, जिस टाइम जब सब अपना बिजनेस बंद कर रहे थे, वो सब हो रहा था, उस टाइम मैंने अपना नया एक वेंचर लेके, हाँ, एक नया एक रिस्क लेके मैंने अपना वेंचर स्टार्ट किया था 2020 में, अक्टूबर 2020। तो जैसे कि आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टाइमलाइन को यहाँ पे रेफर किया है, 2020 एंड कोविड था, उस समय सभी बिजनेसेस बंद था। हम सभी लोग देख रहे थे कि 2020 कोविड एरा से पहले और कोविड एरा के बाद ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एक टाइमलाइन है 2020 ईयर का, और कोविड कहीं ना कहीं नाम आता ही आता है। सो कोविड के बाद से या ईयर 2020 के बाद से ई कॉमर्स इंडस्ट्री को और बूम ही मिला है। कोविड ने कैटलिस्ट की तरह काम किया जहां पे लोगों का ट्रस्ट ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ और बढ़ गया है। ना ही सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड, एफएमसीजी सेक्टर्स में हम भी बात करें, ग्रोसरीज, बिग बास्केट, ये सब भी काफी बड़े अब आ गए, इनके पास भी कस्टमर्स बेस बहुत है। तो आपने ये सब डिसीजन लेके, सर क्या कोविड की वजह से ही डिसीजन आपका था कि आप पहले से भी कुछ थॉट प्रोसेस डाल रहे थे? नहीं सर, बिजनेस का तो मेरा काफी टाइम से था, पर लेकिन वो एक होता है ना कि जो स्टेबिलिटी जॉब में रहती है, जो रिस्क फ्री जॉब रहती है, वो बिजनेस नहीं होता। करेक्ट, तो करेक्ट। वो जो था मेरा थॉट प्रोसेस तो था, पर लेकिन वो पुश होता रहता था कि चलो कितना हो जाए फिर करेंगे, ये गोल सेट हो जाए फिर करेंगे, ये कंप्लीट हो जाए टास्क फिर करेंगे, है ना। तो वो चीज़ वो डिले होती आ रही थी। तो बस कोविड के टाइम क्या कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का बहुत टाइम मिला, क्योंकि जॉब पे शुरू में तो जॉब घर से वर्क फ्रॉम होम काफ़ी रहा, जी तो जी जी, उससे टाइम काफ़ी मिल गया। पहले जॉब में क्या होता, टाइम नहीं मिल पाता था, उस बिल्कुल पे बिल्कुल। नहीं कर पाता था क्या करना है। तो कोविड में मुझे वो टाइम काफ़ी मिला, तो आई रियलाइज़ कि नहीं यार, जॉब में फ्यूचर नहीं है मेरे हिसाब से, तो मुझे बिजनेस ही करना है, और अभी राइट टाइम है बिजनेस करने का, क्योंकि जैसे जैसे और लेट करता जाऊंगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, और जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी फिर आपको लगता है कि नहीं यार, एक सिक्योर इनकम तो आ रही है ना, रिस्क नहीं लिया जा सकता। करेक्ट तो बस करेक्ट। मुझे लगा कि वो एक टाइम है कि एक्चुअली उस टाइम मेरा बेटा भी छोटा था, स्कूल भी नहीं आता, जी तो स्कूल की पढ़ाई का भी कोई बजट नहीं था, कोई खर्चा नहीं था। पर जब ये सब हो जाता है ना, फिर आपको लगता है कि नहीं यार, अब रिस्क नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है कि अभी तो ये छोटा है, अभी मुझे मेरे पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं कि मैं रिस्क ना लूँ, अभी परफेक्ट टाइम है मेरे लिए रिस्क लेने का। तो बस मैंने सोचा कि अब जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करते। तो मैंने सर जो बिजनेस स्टार्ट किया ना, मैंने प्योर बिजनेस ही स्टार्ट करा, मैंने पार्ट टाइम नहीं करा कि मतलब मैं जॉब भी करता रहा। फुल डेडिकेशन, डिवोशन आपने बिजनेस पे दी। मैं जब तक जॉब करी, मैंने जॉब करी, मैंने बिजनेस पे ध्यान, थॉट प्रोसेस चलता रहा, पर लेकिन उस पर कुछ काम नहीं करा। काम मैंने स्टार्ट करा अपना जॉब छोड़ने के बाद, और ये मैं सबको एडवाइस नहीं करूंगा कि ऐसा करें बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है। काफी सारे फैक्टर्स को ध्यान देना पड़ता है कि हम जो भी सेविंग्स है, उस सेविंग्स से हम कितना महीने तक हम अपना घर चला सकते हैं, ये सारी चीजें वर्स्ट फैक्टर्स आएंगी। सो इतनी आसान नहीं होती। तो इट वाज डेफिनेटली अ बिग
स्टेप। बिल्कुल। तो सर कैटेगरी एक बार मैं पूछना चाहूंगा ताकि ऑडियंस को पता चले कि हम कैटेगरीज किस कैटेगरी में यहाँ बात कर रहे हैं। सर मैं स्टार्टिंग से बताऊं अगर आपको, तो मैंने स्टार्टिंग जो करा था बिजनेस स्टार्ट, वो फ्लिपकार्ट पे करा था। और Okay. फ्लिपकार्ट पे मैंने जो ये रिलीजियस कैटेगरी होती है ना, जैसे ड्रेसेस गर्ल्स होते हैं, गॉड आइडल्स होते हैं, दिवाली डेकोरेशंस की आइटम्स होती हैं, जी जी। मैंने उससे स्टार्ट किया था अपना। क्योंकि Okay. अक्टूबर में जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट किया था, उस टाइम अराउंड दिवाली के अराउंड ही मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, तो मैंने उसी आइटम से अपना काम स्टार्ट किया था। पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरा सक्सेसफुल नहीं रहा वेंचर, मतलब वो 2-3 महीने मैंने काम करा उसमें, पर लेकिन उसमें मुझे कुछ खास सक्सेस नहीं मिली, कोई खास ऑर्डर्स या कुछ टर्नओवर एक्स पर एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ। उसके बाद सर मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी में स्टार्ट किया। उसमें भी सर यही रहा कि कुछ सक्सेस हाथ नहीं लगी, बल्कि उसमें तो लॉस ही हुआ। जो मेरी इन्वेंट्री थी वो मतलब बिकी ही नहीं, वो बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब अभी भी पड़ी है। Artificial jewelry is the toughest actually category, sir, to sell online. Not only Amazon, to sell online. उसमें ना इमेजेस का बड़ा मुझे इशू आया, इमेजेस का। Correct. इमेजेस, क्योंकि उसकी इमेजेस क्लिक करके फोटोशॉप करके करना बहुत बहुत टफ था। और सर बहुत मेरा tough. कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि आईटी वाला, मैं तो बैंकिंग में था, तो मुझे बहुत इशू आया उसमें। Okay. तो फिर मैंने सर 2021 में टॉयज कैटेगरी में स्टार्ट करा, Okay. खिलौने। और तब से लेकर अब तक मैं उसी में कर रहा हूँ, और भगवान की कृपा से वो सही चल रहा है सर। नहीं उसके सर, तो बाद डिसीजन आपका यहाँ पे बहुत सही था। मैं इस पे इससे ऐड ऑन करना चाहूंगा कि कोविड से पहले टॉयज या फिर भी चिल्ड्रन रिलेटेड प्रोडक्ट, स्टेशनरीज जो स्कूल से रिलेटेड जो भी होती है, या पार्टी प्रॉप्स जो बात करते हैं, वो फिर भी टॉप 10 कैटेगरीज में नहीं थी। कोविड के बाद से ये टॉप 10 कैटेगरी में आ गई है। जितने भी बच्चों के रिलेटेड उनके लाइक बुक्स हो गए, एंटरटेनमेंट आइटम्स हो गए, जो भी चीज स्कूल से रिलेटेड कुछ चीज हो गया, ये सारी चीजें, टॉयज हो गए, ये सारी चीजें अब उनके लिए, बिकॉज घर बैठे वो ऑनलाइन करते हैं, उनके लिए भी स्कोप ऑफ बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। वो भी ऑनलाइन देख के बस ऐड टू कार्ट कर देते होंगे और शायद अपने फैमिली में मेंबर्स को बोलते होंगे मैंने ऐड कर दिया है, आप प्लीज इसको ऑर्डर कर दीजिए, ये जरूरत है। तो इस वजह से काफी ज्यादा बूम आया हुआ है। तो बहुत सही कैटेगरी सर आपने सेलेक्ट किया, बिकॉज ये कैटेगरी नॉन डाइंग कैटेगरी है। पेरेंट्स उतना इन्वेस्ट करने के लिए नहीं सोचते हैं जब उनके बच्चों पे बात आती है, कि उनको बच्चों की खुशी आ रही है, तो वो उतना नहीं सोचते हैं कि महंगा या सस्ता, वो खरीद लेते हैं। थोड़ा माइंडसेट तो डेफिनेटली चेंज हुआ। तो सर बहुत सही कैटेगरी, हमेशा डिमांड में रहेगी। सर बिजनेस किस किस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया? सर आपने अमेजोन से स्टार्ट किया, और किस किस प्लेटफॉर्म से, अभी किस प्लेटफॉर्म पे करंटली है सर? मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने सर फ्लिपकार्ट से स्टार्ट किया। जी। और 3-4 महीने स्टार्टिंग के मैं फ्लिपकार्ट पे ही रहा। ओके। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ना अमेज़न पे अकाउंट बनाना थोड़ा-सा टफ लगा, पता नहीं क्यों। अब मुझे ईज़ी लगता है अमेज़न एज़ कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट, पर करेक्ट लेकिन करेक्ट। स्टार्टिंग में मुझे उसका अकाउंट बनाना और उस पे लिस्टिंग करना एज़ कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट थोड़ा टफ सा लगा। तो ओके। मैंने उस पे नहीं हाथ करा, मैंने सिर्फ़ फ्लिपकार्ट पे अपना स्टार्ट करा। मैंने जब टॉयज़ का अपना काम स्टार्ट करा था ना, एक्चुअली क्या होता है सर, देखो मुझे नॉलेज तो थी नहीं, मैं जैसे आपको बताया जॉब में था, और ऑनलाइन मार्केट प्लेस था मेरे ना घर में, ना कोई आस-पास, ना कोई फ्रेंड, कोई नहीं था। तो मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा भी था वो यूट्यूब, एज़ यूजुअल यूट्यूब से ही सीखा था। जी तो जी। सर थोड़े बहुत फेलियर्स, स्टार्टिंग में जो फेलियर्स मिले, और यूट्यूब से सीख के इतना पता चल गया कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो ऑनलाइन पे, ई-कॉमर्स पे, तो आप प्राइवेट लेबल ज़रूर करें एटलीस्ट। अपना करेक्ट। ब्रांड बना के बेचें, क्योंकि आप मेहनत भी कर रहे हो, और आगे अगर आप जेनेरिक बेच रहे हो तो फिर वो आपको कोई पहचानेगा नहीं, मार्केट में आपकी एक पहचान नहीं बनेगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत के दोनों तो सर मेरे ऐसे ही गए, मैंने आपको बताया वो फेल हुए। जब मैंने तीसरा अपना टॉयज़ का स्टार्ट करा, तो मैंने सोच लिया था कि मैं पहले इसका रजिस्टर कराऊँगा, ब्रांड बनाऊँगा, इसको रजिस्टर कराऊँगा, उसके बाद ही लिस्ट करूँगा। तो जब मैंने टॉयज़ का अपना स्टार्ट करा था, तो वो मैंने अमेज़न से स्टार्ट करा था और फ्लिपकार्ट साइमल्टेनियसली स्टार्ट करा था रजिस्ट्रेशन के बाद। अपना मैंने ओके। ब्रांड नेम बनाया, उसको रजिस्टर्ड कराया, उसके बाद अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री में रजिस्टर करा के अप्रूवल लेके, एज़ इट इज़ फ्लिपकार्ट में अप्रूवल लेके फिर स्टार्ट करा था। दोनों पे साइमल्टेनियसली स्टार्ट करा था, और मार्च 2022 में मैंने फर्स्ट क्राई पे स्टार्ट करा है। ओके। 1 साल से मैं फर्स्ट क्राई पे भी हूँ। गुड गुड। थैंक यू फॉर दिस डिटेल। इस पे आते हैं कि आपने तो कुछ थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन दे ही दिया जिस मैं क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, बट स्टिल मेरा क्वेश्चन है कि आपने कैटेगरी जीरो इन किया, मेरे को भी थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन किया, बट आपको भी पता है कि इस कैटेगरी में तो लाखों प्रोडक्ट्स हैं। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन सा इन्वेंट्री ऐड करें अपने लिस्ट में, वो डिसीजन आप कैसे बनाते हैं? सर मतलब मैं क्या कहूँ कि टॉयज़ का मुझे खुद से शौक है इनफैक्ट। ओके। मतलब जी जी। पहले से ही होता ही है, सब बच्चों को होता है, पर लेकिन करेक्ट कहीं वो करेक्ट, बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है एडल्टहुड तक भी, बिल्कुल कईयों का कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो वो मेरा कैरी बिल्कुल फॉरवर्ड हो गया कि बिल्कुल। मुझे अभी भी शौक है टॉयज़ का। तो सर जब मैं टॉयज़ कोई सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं एज़ अ कस्टमर पर्सपेक्टिव ही सोचता हूँ कि ये जो अगर टॉय है, अगर कस्टमर एज़ अ पैरेंट ले रहा है,
तो क्या उसको पसंद आएगा तो क्या चीज़ पसंद आएगी, नहीं आएगा, या ये इस प्राइस में अगर मुझे मिल रहा है, अगर मैं इस प्राइस पे इसको लिस्ट करूँगा तो वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो ये कुछ मैं एज़ अ कस्टमर पर्सपेक्टिव ही सोचता हूँ, जब मैं कोई टॉय लिस्ट करता हूँ, नया टॉय जब मैं लेने आता हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि हाँ, ये अगर मैं एज़ अ पैरेंट अगर मैं ले रहा हूँ अपने बेटे के लिए, तो क्या मैं ये लूँगा? तो अगर मेरा क्वेश्चन का जवाब यस आता है, तो मैं वो ले लेता हूँ, नहीं आता तो मैं वो नहीं लेता। तो ज़ीरोइंग तो मैं ऐसे ही करता हूँ सर। करेक्ट करेक्ट। तो ये तो रहा सर कैटेगरी डिफाइन तक आपने बताया। अब मेरा नेक्स्ट है कि सर आपने सब कुछ डिफाइन कर दिया, आपने अब अपने अमेज़न पे लॉन्च कर दिया, कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी, लिस्टिंग कर दिया। अब उसके ऑर्डर्स आते हैं तो पैकेजिंग एक अगला बहुत ही बड़ा मसला होता है या फिर एक बड़ा टॉपिक है, बिकॉज पैकेजिंग खराब अगर पहुंच गई कस्टमर को तो फर्स्ट इंप्रेशन ही रॉन्ग हो गया। सो पैकेजिंग पे आपने कैसे ध्यान दिया कि कस्टमर को लगे कि दे हैव ऑर्डर्ड समथिंग गुड और वो अच्छे कंडीशन में आए, वो हैप्पी रहेंगे जब वो परचेज करे। तो पैकेजिंग पे सर आपका ध्यान कैसे रहा? सर टू बी फ्रैंक, पैकेजिंग में स्टार्टिंग में तो इतने ऑर्डर्स नहीं थे कि पैकेजिंग पे मैं इतना ज़्यादा फोकस कर पाता। पैकेजिंग मतलब एक्चुअली क्या है, हमारी रिटेल शॉप भी है स्टेशनरी वगैरह की, हमारी एक रिटेल जनरल स्टोर है जो पापा देखते हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारे कार्टन बॉक्सेस वहीं पे रहते थे। तो शुरू में तो हमने जो 4-5 ऑर्डर आ गए दिन के, तो वो वहीं से यूज़ करके कर लिया। उसमें पापा ने शुरू में मेरी काफ़ी हेल्प करी पैकिंग करने में, मुझे आइडिया नहीं था। तो इनफैक्ट पापा ही पैकिंग करते थे, मैं नहीं करता था। सही बताऊँ आपको, जो शुरू में ऑर्डर्स आए मेरे, वो पापा ने ही पैक करके भेजे, और पापा ने मुझे सिखाया भी कि पैकिंग करनी कैसे, स्टर्डी पैकिंग कैसे करनी है कि वो ट्रांजिट में डैमेज ना हो। जैसे-जैसे धीरे हमारे ऑर्डर्स बढ़े, तो फिर हमने जो प्रॉपर बॉक्सेस होते हैं, प्रॉपर बॉक्सेस ऑर्डर पे बनवाते हैं, और कोरिगेटेड बॉक्सेस जो होते हैं, यस सर, इतने डैमेज नहीं होता। मतलब मैं स्टार्टिंग का बता रहा हूँ आपको, जो बिल्कुल स्टार्टिंग था उसमें तो पापा ने मेरी काफ़ी हेल्प करी, और इनफैक्ट पापा ही पैकिंग करते थे। तो मुझे इतना पता भी नहीं था पैकिंग का, वो ही करते थे। जी, तो ये तो रहा पैकेजिंग, ऑर्डर्स आने से सब कुछ। रिटर्न्स एक अगला टॉपिक है सर जो डिस्कस करूंगा कि जा रहे हैं तो कुछ आएंगे भी। रिटर्न्स पे आपका एक्सपीरियंस कैसा है? क्या कितना लॉस मेकिंग रिटर्न्स है, या ठीक है रिटर्न्स? प्रोडक्ट डैमेज आ रहा है, डिफेक्टिव आ रहा है, गलत आ रहा है, या ऑल टुगेदर एम्प्टी बॉक्स है? क्या कैसा आपका रिटर्न एक्सपीरियंस है सर? सब तरह का है सर, एम्प्टी बॉक्स भी आते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट भी आता है, डैमेज भी आता है। टॉयज में तो सर बताऊं क्या है, कुछ कस्टमर, सब नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ कस्टमर होते हैं कि 10 दिन की रिटर्न है सर, बचेगा। अब मैं भी अपने बेटे के लिए टॉयज मंगाता हूँ या लेता हूँ, वो एक टॉय को 2 से 3 दिन से ऊपर नहीं खेलता। 2-3 दिन खेलेगा, 4 दिन खेलेगा, फिर उसको नया चाहिए, 4 दिन बाद उसको नया चाहिए। बिल्कुल। तो सब नहीं है, पर लेकिन कुछ कस्टमर हैं ऐसे कि 4 दिन बच्चे ने खेला, चलो रिटर्न कर देते हैं, पैसे तो आ ही जाएंगे। रिटर्न विंडो ऑन है तो कुछ भी रिटर्न रीजन डाल के रिटर्न, मतलब वो बहुत कम है, पर लेकिन हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, पर लेकिन हैं। अगर मेरे 10 रिटर्न आ रहे हैं तो 10 में से 2 ऐसे होंगे डेलिबरेटली जिन्होंने रिटर्न करा ये रीजन देके। और सर रिटर्न्स में ना मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, अब 3 साल हो गए हैं जैसे मुझे, होने वाले हैं। तो जो हमारी सप्लाई चेन है ना, जो लॉजिस्टिक चेन है, इसका भी काफ़ी फॉल्ट रहता है रिटर्न में। करेक्ट, 100% सर। मैंने देखा है ये, क्योंकि कस्टमर कई बार ऐसे रीज़न देता है कि मुझे लकड़ी का सामान मिला, जबकि मैंने तो उसे टॉय भेजा। एक कस्टमर कह सकता है सर, 2 कस्टमर कह सकते हैं, काफ़ी सारे कस्टमर तो एक ही रीज़न नहीं दे सकते ना। तो ये कहाँ चेंज हो रहा है? मैंने तो यहाँ से टॉय पैक करके भेजा है, कस्टमर पे लकड़ी का सामान आ रहा है, वो भी टूटा-फूटा, तो वो कहाँ चेंज हुआ? यानी कि वो इन ट्रांजिट चेंज हुआ। ऐसी इन ट्रांजिट में भी सर कस्टमर नहीं भेजता है। मेरी नॉलेज में, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, कस्टमर इतना फ्रॉड नहीं करता जितना ये ट्रांजिट वाले कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, बिकॉज कस्टमर के पास उतना समय नहीं होता है कि वो इतना फ्रॉड करे। उतना समय होता है वो ऑनलाइन नहीं आते, ऑफलाइन चले जाते। और दूसरी चीज, सेलर्स का बिजनेस है, इससे सेलर का एक पूरा लाइफ है, एक फैमिली है, और भी लोगों की उससे चल रहा है उनका। तो कोई भी अपने इनकम से रिस्क नहीं लेता है। अगर कोई रिस्क भी लेगा, इनकम से रिस्क नहीं लेगा, जहां पे उसके फैमिली को खतरा हो सकता है, उससे खुद के बिजनेस को खतरा हो सकता है। तो दिस इज समथिंग कॉल फुलिश की नहीं सेलर ऐसा कर सकता है। ये हमें भी फिर 100% फुली एग्री। कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स में कुछ ना कुछ रॉन्ग चल रहा है, या कुछ स्कैम शायद हुआ है कि लोगों को बहुत अच्छे टेक्निक से प्रोडक्ट निकालने आता है, सेम टेक्निक से कुछ रख के वापस रीपैक करके भी ऑप्शंस आते हैं। तो ये तो बिल्कुल रहता ही है सर। ये आपका एक कॉमन स्टेटमेंट है, आई गेस, कि काफी सारे इंडियन सेलर्स भी इस चीज से कंप्लेंट्स करते हैं कि रिटर्न्स पे तो कुछ मत बोलिए। मेरे पास बहुत सारा सेंटेंसेस हैं कहने के लिए, बाकी सबके लिए मेरे पास कुछ लाइन होगा, रिटर्न्स पे मेरे पास लाइंस ही लाइंस है। बिकॉज कुछ भी रिटर्न्स आ जाते हैं, और उसकी कुछ भी अमेज़न किसी चीज की सेफ्टी क्लेम पे एक्सेप्ट करके पैसा रिइंबर्स करते हैं, किसी के नहीं भी करते हैं। सुनवाई नहीं है सर,
सुनवाई नहीं है, वो उनकी मर्जी है अमेजोन फ्लिपकार्ट की, वो एक्सेप्ट करें तो करें, नहीं करें तो मतलब अगर उन्होंने एक बार रिजेक्ट कर दिया फिर आप चाहे कुछ ही कर लो, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, आप एग्जैक्टली। चाहे कुछ ही रीजन करिए, आप वो नहीं एक्सेप्ट बिकॉज करने वाले। वो अगर सबकी सुनने को बैठ जाए, सब लोग री क्लेम करें, तो उनका काम भी बढ़ जाएगा। इसलिए वही एक चीज पे डिपेंडेंसी है कि एक काम दिए हैं किसी को, वो हो गया, अप्रूव्ड है नॉट अप्रूव्ड है, जो भी रिजल्ट है हम फिर नहीं सुनने वाले हैं। करेक्ट। सर इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, जैसे ऑफलाइन भी है, आपके फादर साहब भी आपकी इतनी अच्छी हेल्प करते हैं, जैसा बताया, आपको आइडियाज भी दिए, तो वेबसाइट पे सर क्या थॉट है? क्या आपका वेबसाइट है या वेबसाइट बनाने सोच रहे हैं? उस पे सर कुछ वेबसाइट नहीं है मेरा, और वेबसाइट ना मैंने बनाया भी ये लॉजिस्टिक की वजह से नहीं है। मुझे ना इसका यही इशू था थोड़ा लॉजिस्टिक को लेके। मैं बीच में एक बार तैयार भी था, मैंने डोमेन नेम वगैरह परचेज कर रखा है वैसे जी। अपना डोमेन नेम परचेज कर लिया था मैंने इसी रीजन में कि कहीं और कोई और ना कर ले, तो मैंने अपने ब्रांड से रिलेटेड डोमेन नेम तो परचेज कर लिया था जी। पर लेकिन मैंने उस डोमेन नेम की भी वेबसाइट इसलिए नहीं बनाई कि मुझे लॉजिस्टिक का भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला प्रॉपर कि जो लॉजिस्टिक। एक इनपुट मैं इस पे देना चाहूंगा सर, डेफिनेटली इस पे गो थ्रू कीजिएगा। शिप रॉकेट एक बहुत ही यंग स्टार्टअप है, 2 साल प्लस से ऑलरेडी वर्किंग है। हाँ जी, हाँ जी। और जितने भी मोस्टली जो भी वेबसाइट्स वर्क कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो मोस्टली लोग शिप रॉकेट से ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बिकॉज उस पे क्या होता है कि आपको वेबसाइट पे भी कोई ऑर्डर आता है, सेम आपको ऑर्डर शिप रॉकेट पे भी शो होता है। आप वहां से उसको शेड्यूल कर सकते हैं। आपके पास 10+ डिलीवरी ऑप्शंस आते हैं कि कौन सा डिलीवरी ऑप्शंस आप सेलेक्ट करके आप शिप करना चाहते हैं। और शिप रॉकेट में 2 सीओडी वाला ऑप्शंस भी होता है। अगर कोई कस्टमर आपके वेबसाइट से सीओडी ऑर्डर प्लेस किए हैं, तो आप भी शिप रॉकेट से उसको सीओडी ऑर्डर ही बना के आप उसको भेज सकते हैं। तो आपके पेमेंट में शिप रॉकेट ऐड कर देगा जैसे ही वो ऐड है। तो एक ही इनपुट मैं देना चाहूंगा, प्लीज इसको अगर आपने नहीं सुना है तो डेफिनेटली आप एक बार देखिए, सुने हैं तो एक बार देख सकते हैं कि शिप रॉकेट एक काफी रिलायबल पार्टनर बन रहा है सर। उसमें इस टाइप के इश्यूज नहीं आते हैं जनरली। ठीक है, मैं चेक करूंगा डेफिनेटली शिप रॉकेट। 100%। जी जी। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो अलग अलग उस पे बात हुई। आपके हिसाब से आपने अपना एक्सपीरियंस दिया कि लॉन्चिंग के लिए आपके लिए फ्लिपकार्ट बेस्ट था, बट अगर वर्किंग की बात करें, ऑपरेशंस की बात करें, अपने लिस्टिंग को इनहांस करने के लिए, विजिबिलिटी लाने के लिए, जो टूल्स हमको जिस प्लेटफॉर्म से मिलता है, वो कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म है सर? इस प्लेटफॉर्म पे द बेस्ट टूल्स है कि आप अपना जो मर्जी चाहे अपने प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और ऑर्डर ला सकते हैं। ऐसा कौन सा आपको पोर्टल लगा? Amazon। तो करेक्ट है, बिकॉज मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि एक ही आंसर सभी सेलर्स का एक ही कितना आंसर्स क्यों आता है। आप कूपन्स लगा सकते हैं, आप एड्स अलग अलग तरीके पर रन कर सकते हैं, बहुत सारे टूल देता है, बहुत सारे डील्स एंड प्रमोशंस हैं, आप कीवर्ड्स पे प्ले कर सकते हैं। तो बहुत सारे टूल्स हैं जो अदर ही पोर्टल्स, इमीडिएट कंप्यूटर फ्लिपकार्ट भी नहीं देता है। फ्लिपकार्ट भी सीपीसी एंड आरओआई पे ही वर्क करता है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। मीशो पे बात करें, मीशो एक सिंपल एड प्रोसीजर है, उस पे ही वर्क करता है। सो अमेजोन से बेस्ट अगर कोई प्रोडक्ट शोकेस कर सकता है, कोई ब्रांडिंग अपना कर सकता है, वो उससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं बना है। वो तो है सर। इनफैक्ट अमेजोन पे आप एड्स जिस तरह से कंट्रोल कर सकते हो उस तरह से किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते। कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते, एग्जैक्टली। और एड्स भी सर, प्रोडक्ट एड्स है, ब्रांड एड्स है, डिस्प्ले एड्स है, एक बहुत भी सारे, तरह हाँ। का एड्स नहीं, अब तो बहुत तरह के एड्स हो गए। आपको आप किसको रजिस्टर्ड ब्रांड है तो आप वीडियो से आप अपने को दिखा सकते हैं, टारगेट करना चाहते हो, किस पब्लिक, कैसी स्पेसिफिक पब्लिक को टारगेट करना चाहते हो, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मैंने तो मुश्किल से 10% भी नहीं एक्सप्लोर किया होगा, इतने टूल्स हैं अमेजोन पे कि आप अनलिमिटेड टूल्स हैं। अनलिमिटेड। तो एक बस आपसे लास्ट सवाल सर, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। कि आपने मेरे को बताया कि आपने कैसे ज्वाइन किया। आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में थे, सॉरी जॉब पे थे, एक इनकम आ रही थी, रिस्क फ्री आपकी लाइफ थी, बट आपने फिर भी सोचा कि नहीं ऑनलाइन जाते हैं। अभी तो आपने फ्यूचर ही देख के वो डिसीजन लिया, बट स्टिल एक यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि फ्यूचर में आप अपना ऑनलाइन बिजनेस को, अपना फ्यूचर करियर का कितना % आप देखते हो कि ये मेरा फ्यूचर का या करियर में इतना % ऑनलाइन ही मेरा रहेगा? वो कैसे देखते हैं सर फ्यूचर पे? सर सारा फ्यूचर अभी तो मैन्युफैक्चरिंग में सोचा है मैंने जाने का, पर लेकिन इट विल टेक टाइम, वो तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि टॉयज मैन्युफैक्चरिंग इतना इजी नहीं है इंडिया में अभी के सिनेरियो में। जी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो मेन तो सर जो मेरा एम है इन फ्यूचर का वो मैन्युफैक्चरिंग का है कि अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, क्योंकि टॉयज का भी इंडिया में इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स नहीं हैं पर लेकिन बहुत लिमिटेड। सारा अभी हम चाइना स्टोर्स पे ही डिपेंड करते हैं। तो ऑनलाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को मिला के ही रहेगा सर फ्यूचर एज ऑफ नाउ। बिल्कुल। सो थैंक यू सर अपने इनपुट्स देने के लिए। आई गेस कि आप काफी ओपन रहे अपने इनपुट्स देने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए। दैट इज समथिंग ग्रेट। आपने कुछ नहीं छुपाया। आपने कैसे स्टार्ट किया अपना बिजनेस, किस सिनेरियोज में स्टार्ट किया वो भी एक्सप्लेन किया, क्या गलती हुई, क्या परेशानी आपने फेस किया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है ऑनलाइन ऑर्डरिंग एंड रिटर्न्स पे, एवरीथिंग कवर्ड। सो
थैंक यू अगेन एंड डेफिनेटली सर नेक्स्ट मीटिंग भी आपसे करना चाहेंगे जहां पे हम लोग सेल्स पे बात करेंगे, थोड़ा सा और ग्रोथ की बात करेंगे, डेटा पे थोड़ा सा बात रहेगा और इस मीटिंग को हम लोग डेफिनेटली आगे ले जाएंगे। बट आज के लिए सर इतना ही, हमसे बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्लेजर ऑन माइंड सर, थैंक यू। सेम ईयर सर, थैंक यू। तो दोस्तों ये तो थे रजत जी जिन्होंने अपना ऑनलाइन एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड ही बहुत पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेरीज है या हम अपने एपिसोड्स में वो क्वेश्चंस नहीं लेके आ रहे जो आप पूछना चाह रहे हैं, आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें ताकि हम आने वाले हर ब्रेव सीरीज में सेलर्स को उस क्वेश्चन को इनपुट ले सके। और साथ ही साथ अगर आपने हमने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको बिग फैक्शन के आने वाले हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। बिग फैक्शन से बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।